देखिए, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हमको दो कॉन्सेप्ट पहले समझना है। पहला कॉन्सेप्ट होता है सह अभाज्य संख्याओं का। सह अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर संख्या नहीं लिखा है, संख्याएं लिखा है। सह अभाज्य संख्याएं, अगर सिर्फ अभाज्य लिखते हैं तो अभाज्य संख्या होती है। मतलब कोई एक संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं, 11, 13, 17, कुछ इस टाइप से। ये संख्याएं अभाज्य क्यों हैं? क्योंकि इनके गुणनखंडों को अगर हम देखें तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगी। सेम ये भी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी, ये भी एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगी। मतलब इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2। केवल 2 गुणनखंड जिनके होते हैं वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब ये सह अभाज्य क्या है? तो सह अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं से एकदम अलग है। यहाँ अभाज्य से कोई मतलब ही नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। अब इसमें संख्याओं का जोड़ा होता है। दो ऐसी संख्याएं, सहभाज्य संख्याओं के लिए हम क्या कहेंगे? दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा एक हो। क्या हो? और आपने अभी एक एल्गोरिथम पढ़ा था इसी पार्ट में, क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। उसने क्या बताया? हर भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी थ्योरम का प्रयोग करके हमने मासा ज्ञात किया था, एचसीएफ, किसी संख्या का। और उस एचसीएफ की डेफिनेशन क्या बनी थी कि किन्हीं भी दो संख्याओं में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है अधिकतम, वही मासा होता है। मतलब दो संख्याएं हैं, उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड ही मासा होता है। चलो इसको देखो जरा सा, जैसे 16 लिखा आपने और 15 लिखा, तो 15 और 16 दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि दोनों भाज्य हैं। देखा जाए तो दोनों भाज्य हैं। भाई इसको देखिए, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके गुणनखंडों की संख्या 4 है ना? और इसकी अगर हम देखें 4 क्या, अगर एक को ले लोगे तो 5 हो जाएगी। इधर 1 गुणे 3 गुणे 5, इसके गुणनखंड 3 है। बोलो है? और ये स्वयं से भी तो कट जाएगी तो गुणनखंड तो और हो जाएंगे। कुल मिलाकर के संख्या क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। लेकिन इन दोनों को जब एक साथ आप देखते हो तो इनमें कॉमन गुणनखंड क्या मिल रहा है? एक। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक मिल रहा है, मतलब इसका मासा 1 आ रहा है, तो ये संख्या कैसी कहलाएगी? सह अभाज्य। क्या कहलाएगी? तो सह अभाज्य कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, केवल एक, या फिर दो ऐसी संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो, उन्हें कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं, चाहे वो भाज्य ही क्यों ना हो। ठीक ना? यहाँ इस अभाज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक। और एग्जाम्पल, मान लीजिए 16 के साथ में आपने 23 ले लिया है, ठीक, 8 के साथ में 15 ले लिया है। ऐसी बहुत सी संख्या हो सकती है, अनंत संख्याएं, अनंत जोड़े बन जाएंगे जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। ठीक है? उन्हें क्या कहेंगे हम? सहअभाज्य संख्याएं। ये पहला कॉन्सेप्ट यहां जानना जरूरी था। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए, विभाजन। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में, जैसे ए है, ए का स्क्वायर किया हमने, इसके स्क्वायर को अगर आप किसी भी संख्या बी से डिवाइड करते हो तो याद रखिएगा अगर ये डिविजिबल है, ए स्क्वायर डिविजिबल है बी से, ठीक है, तो बी से ए भी डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। ठीक, ए भी बी से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 64, इसको हम काटेंगे 4 से। बोलो 4 से कटेगा ये? अगर ये 4 से कट रहा है और अगर ये किसी संख्या का स्क्वायर भी हो सकता है, किसका स्क्वायर हो सकता है? 8 का हो सकता है ना? और वो 4 से डिविजिबल है, तो 8 भी 4 से डिविजिबल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? समझे? अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी एक संख्या से अन्य संख्या से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होगी।
जो वर्ग वाली संख्या है। क्लियर है? अगर ए स्क्वायर बी से डिवाइडेड है तो ए भी बी से डिवाइडेड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, बस ये दो कॉन्सेप्ट आप यहां काम करेगा। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सवाल को। सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग लगाते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि क्या होती है कि पहले हम मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि है ये अपरिमेय, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अर्थात इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और भी जो इसके संक्रियाएं होंगी उसको भी हम कर सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या के साथ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं, परिमेय संख्या मान करके क्या ये परिमेय संख्या की तरह व्यवहार करती है कि नहीं संख्या। चलो देखो, हम यहां लिखेंगे इसका सोल्यूशन में, माना √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया हमने कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो √5 को आप p बटे q के रूप में या a बटे b के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्या की डेफिनेशन ही यही होती है कि वह संख्या जिसे p बटे q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है। हम लोग कक्षा 7-8 से पढ़ते चले आ रहे हैं। एग्री करते हो इस बात से? चलिए, तो हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो बराबर होगा a/b के। मान लिया हम a बटे b में लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये a और b क्या है? तो जहां a तथा b सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। आपने ये भी तो पढ़ा है कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर संख्या का हर 0 हो जाएगा तो संख्या की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित, उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी, क्योंकि आप 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक, तो उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। हमने मान लिया कि जो b है वो 0 नहीं है, डज नॉट इक्वल टू 0। और a और b आपस में क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य जो मैंने आपको बताया था, सहअभाज्य का मतलब कि ये a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं हो सकता। ये सहअभाज्य संख्या है, मतलब एकदम सरलतम रूप में है। मैं अगर एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिख दिया, मान लीजिए 9/12 एग्जांपल, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? ये सरलतम रूप नहीं है। इसको पहले आप, अगर इसमें कुछ उभयनिष्ठ है उसको हटा दीजिए। इसमें क्या उभयनिष्ठ है? मुझे लग रहा है 3 है। 3 से डिवाइड करिए इसको, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3/4 आ गया। आ गया? 3 से दोनों कट गए। अब क्या 3 और 4 कटेगी किसी संख्या से? नहीं। अब ये केवल 1 से कर सकती है और फिर वही आ जाएगा, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, मतलब 3/4 ही आएगा। अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। जब आप इसको इससे छोटा ना कर सको, इसका मतलब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड अब कुछ बचा ही नहीं है 1 के अतिरिक्त, अर्थात ये दोनों संख्या क्या है? सहअभाज्य है। तो a और b सहअभाज्य है, मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। अभी हम आगे जब इसको